हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 के आंतरिक प्रश्न और उसके बाद वाले आने वाले प्रश्न। पहले आंतरिक प्रश्न देखते हैं। पाठगत प्रश्न पहला है, औरंगजेब के शासनकाल में किन किन लोगों ने मुगल सत्ता को सबसे लंबे समय तक चुनौती दी? तो उत्तर है, औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। मराठों ने औरंगजेब को काफ़ी लंबे समय तक चुनौती दी थी। प्रश्न नंबर 2 है, अपने राज्य को सुदृढ़ करने की कोशिशों में मुगल सूबेदार दीवान के कार्यालय पर भी क्यों नियंत्रण जमाना चाहते थे? तो उत्तर है, दीवान ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से कर वसूल करता था। राज्य के आय का मुख्य स्रोत राजस्व व्यवस्था ही था। इसलिए मुगल सूबेदार अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए दीवान के कार्यालय पर भी नियंत्रण जमाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, खालसा से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, खालसा का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। विक्रम संवत 1756 ईस्वी में बैसाख के प्रथम दिन आनंदपुर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया तथा खालसा पंथ का गठन किया। अब हम पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तर लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में मेल बैठाएं। तो सूबेदार प्रांतीय, फौजदार एक मुगल सैन्य कमांडर होता है, इजारादार एक राजस्व कृषक, मिस्ल सिख योद्धाओं का समूह है, चौथ मराठों द्वारा लगाया गया कर, कुनबी मराठा कृषक योद्धा और उमरा उच्च अभिजात होते थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न 2 है, औरंगजेब ने में एक लंबी लड़ाई लड़ी, दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी। ख है, उमरा और जागीरदार मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली अंग थे। मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली अंग थे। और गा है, आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में की। और घ, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था सआदत खां। बताएं सही क्या है और गलत क्या है। क है, नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, तो ये गलत है, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ख है, सवाई राजा जय सिंह इंदौर का शासक था, तो यह भी गलत है। ग है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, यह सही है, हमने चित्र में देखा था। और घ, पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना, यह भी सही है। प्रश्न नंबर 4, सआदत खान के पास कौन कौन से पद थे? तो उत्तर है, सआदत खान के पास निम्नलिखित पद थे, सूबेदारी, फौजदारी और दीवानी। प्रश्न नंबर 5, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की? तो उत्तर है, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को निम्न कारणों से हटाने की कोशिश की। पहला कारण है, दोनों नवाब मुगल शासन के प्रभाव को कम करना चाहते थे। दूसरा, राजस्व के पुनर्निर्धारण के लिए। तीसरा, अपने विश्वस्त लोगों की नियुक्ति के लिए। और चौथा कारण है, जमींदारों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए। प्रश्न नंबर 6, 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया? तो उत्तर है, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरमत्ता अर्थात गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। प्रश्न नंबर 7 है, मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? तो उत्तर है,
मराठा शासक निम्न कारणों से दक्कन के पार अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। पहला कारण, मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके, और दूसरा है एक बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित करने के लिए। तीसरा, उत्तरी मैदानी भागों के उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। और चौथा, अधिक से अधिक क्षेत्रों से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल करने के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, आसफ जाह ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाईं? तो उत्तर है, आसफ जाह द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपनाई गई नीतियां। पहली नीति, आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था। दूसरी नीति, उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। और तीसरी, हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने के लिए भी कूटनीति का सहारा लिया। प्रश्न नंबर 9, क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वे 18वीं शताब्दी में रखा करते थे? तो उत्तर है, हमारे विचार में आज महाजन और बैंकर उस तरह का प्रभाव नहीं रखते हैं, क्योंकि 18वीं सदी में महाजन और बैंकर निम्न तरीके से राज्य को प्रभावित करते थे। पहला, राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। और दूसरा है, साहूकार, महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। और तीसरा है, साहूकार, महाजन जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को भी प्रभावित करने लगे थे। प्रश्न 10, क्या अध्याय में उल्लिखित कोई भी राज्य आपके अपने प्रांत में विकसित हुए थे? यदि हाँ, तो आपके विचार से 18वीं शताब्दी का जनजीवन आगे 21वीं शताब्दी के जनजीवन से किस रूप में भिन्न था? तो इसका उत्तर छात्र स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर को और अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटीं। एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन हुआ। मुगल साम्राज्य, परवर्ती मुगलों के लिए 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन अर्थात दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। धीरे धीरे सूबेदार ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण कायम किया और राजनैतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। इस दौरान ईरान के शासक नादिर शाह और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। नए राज्यों का उदय, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। पहला, जैसे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, अब राजपूत प्रदेश इसमें अब शामिल हो गए। मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य भी इसमें आते हैं नए राज्यों के उदय में, और नए राज्यों के उदय में राजपूत प्रदेश भी आते हैं। पुराने मुगल प्रांत,
पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। पहला हैदराबाद, निजाम उल मुल्क आसफ जाह जो 1724 से 1748 तक रहे, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था और राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण था। दूसरा है अवध। बुरहान उल हक सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक शक्तिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। बुरहान उल हक ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। तीसरा है बंगाल। मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे और राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरें पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। आज़ादी हासिल करना। पहला है सिख। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनैतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिख ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। दूसरा है मराठा। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी, जो 1627 से 1680 तक रहे, ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने प्रायद्वीप मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात पेशवा अपनी सेवाएं देते रहे। तीसरा है जाट। जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। दिल्ली और आगरा के आसपास के अभिरक्षक बन गए। पानीपत तथा बल्लभगढ़ शहर व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है और यहाँ पर आज हमारा क्लास 7 भी पूरा हो गया है। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।